आज का जो टॉपिक है वो है रीवायरिंग योर ब्रेन। नए सब्जेक्ट पर आप लोग आज डॉक्टर सपन बाई से साइंस के को रिलेट करते हुए स्पिरिचुअलिटी का कुछ और गहरा रहस्य जानने जा रहे हैं। तो इस बात की बड़ी खुशी है हमें कि हमारी आध्यात्मिकता को अगर डॉक्टर लोग अपनी भाषा के अंदर स्पष्ट करते हैं तो लोगों पर उसका अधिक असर जाता है। और आप तो हैं ही ब्रेन के स्पेशलिस्ट, तो इसलिए सारा तो कार्य होता ही मस्तिष्क से है हमारा। अगर हमारा मस्तिष्क स्ट्रोंग हो जाता है, मेडिकल और साइंटिस्ट का जो कॉम्बिनेशन का रूप है साइंस का, उसको अपनी मेडिकल लैंग्वेज में स्पष्ट करते हुए और आध्यात्मिकता की गहराई तक ले जाने के जो अनुभव सपन भाई थोड़े से समय के अंतराल में कर चुके हैं, तो वो हम सबको देना चाहते हैं। तो मोस्ट वेलकम है। ओम शांति। ओम शांति। तो जो हमने अपने जीवन में सीखा, अध्यात्म के साथ मेडिकल साइंस को कैसे जोड़ा जाए, उसके ऊपर कई प्रश्न अभी भी बहुत लोगों के होते हैं, हमारे भाइयों के भी हैं, जो फोन पर भी आते हैं कि माइंड क्या है, ब्रेन क्या है, अध्यात्म को हम कैसे कनेक्ट करें। तो आज जो हम बताने जा रहे हैं उसमें बहुत इजी तरीके से, मेडिकल साइंस के तरीके से कैसे अध्यात्म पूरा साइंटिफिक है उसको हम समझेंगे। ये हमारा पहला चैप्टर होता है, हम सभी जानते हैं, आत्मा का इंट्रोडक्शन ऑफ सेल्फ। हम सबको बताते हैं आत्मा, मन, बुद्धि, संस्कार। साइंस के माध्यम से हम अगर समझें तो सोल, आत्मा, वो कॉन्शियसनेस है, चैतन्यता है, जो ब्रेन माइंड हमें स्थूल में मिला है, उसके द्वारा अपने आप को वो अभिव्यक्त करती है। इतना हम सब जानते हैं। ब्रेन का इतना इंपॉर्टेंस क्यों है? क्योंकि ब्रेन मास्टर ऑर्गन कहा गया है। ऐसा क्यों होता है? आप देखिए, ब्रेन से ही सारी नसें पूरे बॉडी में जाती है, हाथ, पैर, पेट, सब जगह। इसीलिए पैरालिसिस जो होता है, पक्षपात जिसको कहते हैं, वो ब्रेन में स्ट्रोक की वजह से होता है। ब्रेन अगर रुक जाए तो कोई अंग काम नहीं कर सकता। हार्ट रुक जाए तो ब्रेन थोड़ी देर के लिए चल सकता है, लेकिन ब्रेन रुक जाए तो कोई अंग नहीं चल सकता। और इसीलिए अगर ब्रेन डेथ हो जाती है, ब्रेन डेथ, तो उसको डेड डिक्लेयर कर दिया जाता है, क्योंकि ब्रेन मास्टर ऑर्गन है। लेकिन हमें बाबा ने बताया कि ब्रेन स्थूल है, उसको चलाने वाली आत्मा है, जिसको हम साइंस में कॉन्शियसनेस कहते हैं। अब ये कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट है, ब्रेन और माइंड का कनेक्शन क्या है, जिसको हम मन और बुद्धि कहते हैं। बुद्धि का मतलब है ब्रेन। अगर हम समझें, ब्रेन एक लाइब्रेरी की तरह है, जिसमें सारी किताबें, और उन किताबों में जितने भी हमारे बिलीफ्स हैं, मान्यताएं हैं, वो स्टोर होती हैं। वो मान्यताएं हम अपने पुराने जन्मों से लेकर आते हैं, वातावरण से लेते हैं और अपने अनुभवों से, और आखिर में जो हमें ज्ञान मिलता है उससे हमारी मान्यताएं बनती हैं। अब जैसे एक लाइब्रेरी में किताबें होती हैं और हम एक किताब उठाते हैं, उसी हिसाब से हमारा मन जो है, जो बुद्धि में स्टोर है, उसमें से वो किताब उठाएगा, माना संकल्प, उसमें से मान्यता उठाएगा, उससे एक संकल्प बनाएगा। तो संकल्प वही बनेंगे, उसी प्रकार बनेंगे जिस प्रकार के हमारे बुद्धि में मान्यताएं स्टोर होंगी। तो जैसे लोग आपस में कहते हैं कि मेरा मन बहुत सुनता नहीं है, वो कुछ भी व्यर्थ सोचता है, तो हमें देखना होगा जो किताबें हम उसको देंगे उसमें से ही वो चुन सकता है। मन की इसमें गलती नहीं कह सकते, क्योंकि हमने किताबें ही वो रखी जो व्यर्थ हैं। तो अगर हम अपनी बुद्धि को अच्छी किताबों से, माना अच्छी मान्यताओं से, अच्छे ज्ञान से भरते जाएंगे, तो इसमें जो खराब किताबें हैं वो निकलती जाएंगी, और मन के पास ऑप्शन ही होगा अच्छी किताबें उठाने का। इसलिए कभी मन को दोष नहीं देना। इसीलिए भी कहा जाता है मन ही हमारा दोस्त है, मन ही हमारा शत्रु। मन की गलती नहीं है। मन तो वही किताब उठाता है जो हम उसको देते हैं, और हम कौन सी किताब देते हैं उसको, वो किस पर निर्भर करता है? वो निर्भर करता है जो हम अपने ब्रेन में, ब्रेन लाइब्रेरी में स्टोर करते हैं। और वो कैसे स्टोर होता है? जो भी हम देखते हैं, सुनते हैं या पढ़ते हैं, वो सब
हमारे को पता भी नहीं होता वो स्टोर होता जाता है। तो इसलिए जो भी हम देखें मोबाइल में, सुने अपने दोस्तों से, अपने संबंध संपर्कों से, या बोलें या जो भी पढ़ें, बहुत ध्यान से, क्योंकि वो हर चीज स्टोर हो रही है। बुद्धि, ये तो हमने जाना, मन और जो ब्रेन है वो। बुद्धि जो बाबा कहते हैं, जिसको हम अंग्रेजी भाषा में इंटेलेक्ट कहते हैं, मेडिकली वो इस हिस्से से, जिसको हम प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स कहते हैं, यहाँ से आती है। इसको इंटेलिजेंट ब्रेन भी कहते हैं या ब्रेन ऑफ ब्रेन कहते हैं। मतलब ये पूरे ब्रेन का भी थिंकिंग पार्ट है। प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स इसको कहते हैं, क्योंकि ये आगे के हिस्से में, फ्रंटल मतलब आगे के हिस्से में है, यहाँ से हमारी बुद्धि आती है। ये एक व्यक्ति है, इसका नाम फिनिक्स गेज था। इसकी बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है। लगभग आज से 200 साल पहले, जब मेडिकल साइंस ने कोई तरक्की नहीं की थी, तो कैसे पता चला प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स के बारे में, इस मानव के द्वारा पता चला। वो कैसे? ये लड़का 17 साल का था और ये बहुत अच्छा लड़का था, आज्ञाकारी था, बहुत हंसमुख था, सब क्वालिटीज थी। लेकिन एक बार क्या हुआ, इसका एक्सीडेंट हुआ और इसके सर के बीचों बीच आगे के हिस्से से आप देखो ये रॉड पास हो गई। लेकिन ये लकी था और ये बच गया। रॉड यहां से और यहां से काट के निकाल दी गई, लेकिन जो बची हुई थी वो अंदर ही रही। उसकी वजह से इसके आगे का हिस्सा, जो प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स वाला हिस्सा था, वो डैमेज हो गया। और फिर देखा गया कि इसके व्यवहार में इतना परिवर्तन आ गया कि ये बिल्कुल एग्रेसिव, मतलब आक्रामक हो गया, बिल्कुल बात नहीं सुनता था, कामुक हो गया, आदि आदि विकार, सभी विकार इसके अंदर देखने को आए। तब साइंस को पता चला कि ये जो हिस्सा है ब्रेन का आगे का हिस्सा, ये हमारे बुद्धि का हिस्सा है, और अगर ये खराब हो जाए तो हमारी बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है और गोल मिस डायरेक्शन, मतलब हम जो करते हैं वो गलत करते हैं, जो बाबा कहते हैं कि पत्थर बुद्धि या फिर बुद्धि भ्रष्ट होना। तो ये तो स्थूल रूप से बुद्धि भ्रष्ट है, सूक्ष्म रूप से कैसे होती है वो हम आगे देखेंगे। तो इससे हमने क्या सीखा? जो दिव्य बुद्धि बाबा बात करते हैं वो कुछ नहीं है, वो एक्यूरेट इंटेलिजेंस है। जिसका प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स सबसे ज्यादा विकसित है, वो दिव्य बुद्धि वाला है, और वो बहुत जरूरी है हमारी लाइफ में हमें आगे बढ़ाने के लिए, और उसका स्थूल रूप प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स है। अब प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स को आज के जमाने में, ये तो 200 साल पहले की बात हुई, एक्सीडेंट हो जाए अलग बात है, लेकिन आज के जमाने में जो हम देखते हैं कि लोगों का व्यवहार ऐसा क्यों है। हम बहुत क्वेश्चन करते हैं, ये बहुत रूड है, ये ठीक से बात नहीं करता, एग्रेसिव है, समझ नहीं है, बुद्धि कम है, ऐसा क्यों है? तो डॉक्टर्स ने भी इसके ऊपर रिसर्च की। डॉक्टर रजिता सिन्हा, येल यूनिवर्सिटी यूएस में, उन्होंने बहुत रिसर्च किया और देखा कि ये एडिक्शंस, उन्होंने इस पे काम किया, जैसे स्मोकिंग है, टोबैको, अल्कोहल, तंबाकू, शराब, और अगर काम विकार है, मोबाइल एडिक्शन, इनसे ये डैमेज होता है, इनसे ये डैमेज होता है। राजयोग में जिसको हम कहते हैं बुद्धि भ्रष्ट होना या बुद्धि में मैल आ जाना, तो इन सब चीजों से बुद्धि में मैल आता है। माना जो वाइसेस, विकार हैं, वो हमारे प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स को दूषित कर देते हैं। कैसे करते हैं? तो माया जो हम कहते हैं, विकार है, 5 विकार माया, वो कैसे हमारी बुद्धि को भ्रष्ट करता है, इसके पीछे की साइंस क्या है? अब एक है विकार, एक है प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स। अब रॉड पास हुई, वो तो समझ में आता है कि डैमेज हो गया, फिजिकल डैमेज हो गया, स्थूल में उसको डैमेज हो गया, लेकिन ये विकार कैसे डैमेज करते हैं, ये साइंस अगर हम समझ लेंगे ना, तो इससे फायदा क्या होगा? बुद्धि तो सबको प्यारी है, क्योंकि बुद्धि गई तो सब कुछ गया, तो फिर हम इस विकारों के वश नहीं होंगे। और इसमें सबसे मुख्य, जो सबसे मुश्किल विकार जो आता है, वो है ब्रह्मचर्य का। लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण सीढ़ी है ब्राह्मण जीवन की। तो ये कैसे हमारी बुद्धि को, प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स को खराब कर देता है, इसकी पूरी साइंस है। इसको हम, जो हमारे पास जिज्ञासु आते हैं, नए भाई बहन आते हैं, उनको भी ब्रह्मचर्य में पालन करने में कैसे हम उनको प्रेरित करें, ये भी समझ सकते हैं। अब देखो, ये सारी साइंस है। ये कार्टून के द्वारा दिखाया गया कि ये ब्रेन नॉर्मल ब्रेन है, और जब हीरोइन जो एक ड्रग है वो लेता है, तो ब्रेन देखो कैसे खोखला हो गया। ये नॉर्मल है और कैसे खोखला, जैसे कीड़े ने खा लिया हो। और ये ब्रेन है जो
कामुक व्यक्ति है उसका। आप देखो दोनों ब्रेन लगभग एक जैसे हैं, दोनों को जैसे खा लिया हो। साइंस ने इसके ऊपर रिसर्च की, ये एक स्टडी हुई, एक शोध हुआ जिसमें देखा गया कि जब ब्रह्मचर्य नाश होता है तो उससे डीएक्टिवेशन हो जाता है किसका, प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स का। तो प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स कम काम करता है। तो इन साइंस के माध्यम से हम अपने जिज्ञासु को समझा सकते हैं कि देखो साइंस भी इसको मानता है। ये अलग बात है कि रिसर्च सबके सामने इसलिए नहीं आती है क्योंकि ये कुछ डॉक्टर्स की तरफ ही लिमिटेड हो जाती है, क्योंकि हर कोई के इसका एक्सेस नहीं है। ये जो डायग्राम है ये रियल स्कैन्स हैं, इनको हम गामा कैमरा से खींचते हैं और ये पेट स्कैन्स हैं, ये बहुत एडवांस स्कैन्स होते हैं। इसमें आप देखो ये ब्रेन का स्कैन है, ब्रेन का स्कैन है, ये नॉर्मल है, ये कामुक व्यक्ति का ब्रेन है, रियल ब्रेन है। इसमें ये आगे का हिस्सा है, जितना पीला है उतना अच्छा है, और जितना नीला, नीला हम जानते हैं विष का एक सूचक है, तो जितना नीला होगा वो खराब है। आप देखो ये ज्यादा पीला है और ये कम पीला है। तो इन्होंने देखा कि जब कोई ब्रह्मचर्य का नाश करता है तो उससे हमारे प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स जो है वो श्रिंक होता जाता है, वो सिकुड़ता जाता है, और ये रियल है। कोई ब्रह्मचर्य का नाश करता है तो सिर्फ भारत में ही नहीं, ये साइंस में भी स्टडी, ये अमेरिका में भी स्टडीज हो रही हैं। उन्होंने देखा कि ब्रह्मचर्य नाश से प्रॉब्लम्स, पैराफीलिया तरह की बीमारी और कई तरह की प्रॉब्लम्स आती है, तो वो भी इसके ऊपर समझते हैं कि ये अनहेल्दी है। क्योंकि जब भी हम जिज्ञासु को समझाते हैं तो वो कहते हैं कि नहीं ये तो यूएस अमेरिका में सब नॉर्मल है, ऐसा नहीं है, इसके ऊपर रिसर्च है। लेकिन हमें पता है कि उतने ही तमोप्रधान शक्तियां भी हैं, तो वो ये नॉलेज को बाहर नहीं आने देती। लेकिन हमारा मकसद है कि हम इस नॉलेज को सबके सामने लेकर आए। होता क्या है, जब एक कामुक व्यक्ति होता है उसके दिमाग में काम विकार इतना घर कर जाता है कि बाकी चीजें, उसकी क्रिएटिविटी, उसके अंदर का जो एक अंदर की इंटेलिजेंस है, समझ है, वो किनारे हो जाती है। और इसका पूरा प्रूफ है, ये ऐसे ही नहीं, साइंस ने पूरा इसको प्रूफ किया। ये जो डायग्राम में आप देख रहे हो, उन्होंने देखा कि जब कोई कामुक व्यक्ति होता है उसके ब्रेन में कैसे ये केमिकल्स निकल के उसके जीन्स जीन्स तक पे प्रभाव डाल देता है, उसके डीएनए पे प्रभाव डालता है, और ये इससे ऐसे पदार्थ निकलते हैं जो हमारे प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स, ये प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स है उसको डैमेज कर देता है। और ये ऐसे ही होता है जैसे कोई ड्रग्स लेता हो, तो काम विकार उतना ही खराब है जितना कि ड्रग्स लेना। इससे देखा भी गया कि प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स से कई तरह की मानसिक बीमारियां होती हैं, और इसके पूरे तथ्य हैं। बाबा ने तो हमें सिखाया, लेकिन हम उनको ये समझा सकते हैं कि आप देखो साइंस भी इसको मानता है। आज के समय में हम देखते हैं कि युवाओं में एंजाइटी, मूड प्रॉब्लम्स, डिप्रेशन, अटेंशन डेफिसिट मतलब एक जगह टिक के ना बैठना, डिसरप्टिव बिहेवियर, जैसा व्यवहार होना चाहिए वैसा ना होना, उद्दंड व्यवहार, बॉर्डरलाइन पर्सनैलिटी डिसऑर्डर, सोमेटाइजेशन, ऑब्सेसिव कंपल्सिव, एक ही काम को बार बार करना, गलत काम करना, पैराफिलिया, सुसाइडल थॉट्स, ये बढ़ते जा रहे हैं। और ये आप देखो, ये हेरिटेज फाउंडेशन, इन्होंने पूरी रिसर्च की और इन्होंने पाया कि जो कामुक युवा थे वो कहीं ज्यादा डिप्रेस थे और उन्होंने सुसाइड किया। और ये यूएसए की स्टडी है। इसमें यही बताया गया स्टडी में कि लगभग 3 गुना जो कामुक कुमारियां थी उनको, वो ज्यादा डिप्रेस थी 3 गुना, जिन्होंने कभी भी काम विकार में गलत काम नहीं किया, माना जो ब्रह्मचारिणी थी। ऐसे ही जो बॉयज थे उसमें भी 2 गुना जिन्होंने अपना ब्रह्मचर्य छोड़ा वो ज्यादा डिप्रेस होते हैं, जबकि जो ब्रह्मचारी रहते हैं वो कम डिप्रेस होते हैं। ऐसे ही सुसाइड, 3 टाइम्स जो गर्ल्स ब्रह्मचारिणी थी वो 3 टाइम्स उनको कम सुसाइड करने की प्रवृत्ति थी, और लड़कों में भी 8 टाइम्स, 8 गुना कम प्रवृत्ति थी। तो ये सारी रिसर्च दर्शाती है कि काम एक विकार है। डिप्रेशन,
आप देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। टीनेज सेक्सुअल एक्टिविटी रूटीनली लीड्स टू इमोशनल टर्मोइल एंड साइकोलॉजिकल डिस्ट्रेस, एम्प्टी रिलेशनशिप्स, वर्थलेसनेस, ऑल प्रिकर्सर्स टू डिप्रेशन। कहने का मतलब है कि जब युवा अवस्था में ब्रह्मचर्य को छोड़ते हैं तो उससे हमारे इमोशनल, जो हमारे इमोशंस है वो कंट्रोल नहीं रहते, हमें लगता है कि हम किसी काम के नहीं हैं, और वो डिप्रेशन को जन्म देता है। ये सारी यूएसए की स्टडीज हैं। ऐसा होता क्यों है? ये डॉक्टर डिएगो पिज़ागली हैं, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में। इनको प्राइज भी मिला, मेडिकल प्राइज। इन्होंने ये देखा कि ये जो डिप्रेशन है ये होता क्यों है, और उन्होंने पाया ये डिप्रेशन होता है। आप देखिए ये नॉन डिप्रेस्ड है, ये मेजर डिप्रेशन है। डिप्रेशन में जो प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स है, क्योंकि उसकी डैमेज हो जाती है, तो जो सर्किट है ब्रेन में वो गलत तरीके से चलता है, और उसकी वजह से डिप्रेशन बढ़ता है। तो डिप्रेशन का कारण, एक मुख्य कारण जो पाया गया वो है काम विकार, और आज जो हम युवाओं में देखते हैं। तो इससे हमें क्या मैसेज हम देते हैं सबको, कि आज के जमाने में जो मॉडर्न हैबिट्स बोलते हैं, ये हमारे ब्रेन सर्किट को डिसऑर्डर मतलब खराब कर रही है, जो हमारे प्री फ्रंटल मतलब बुद्धि की फंक्शनिंग को खराब करता है बहुत, उसके लिए नुकसानदायक है, और इसकी वजह से मेंटल प्रॉब्लम्स होती हैं। तो बुद्धि जो बहुत विशेष है, भगवान का दिव्य गुण है, वो इस काम विकार से खराब होता है। और ये तो एक काम विकार का एग्जाम्पल दिया, ऐसे ही हर विकार शरीर पर असर डालता है। ये हुई स्थूल की बात। अब इसकी दूसरी रिसर्च देखेंगे। जब देखा गया कि जिन्होंने ब्रह्मचर्य पालन किया उससे ब्रेन की हीलिंग होती है, और जो हमारा प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स है उसकी वापसी, वो कार्य क्षमता बढ़ जाती है। और मेडिकल साइंस इस तथ्य को अब मानने लगा है। अगर हम ये बात को जानते हैं तो हम, हमारे पास जो भी भाई बहन हैं उनको समझाने में बहुत इजी है, क्योंकि मेडिकल साइंस भी अब इसको बात को मानने लगा है। कैसे? आप देखिए इस डायग्राम में वही स्कैन है, पेट स्कैन। ये एक नॉर्मल ब्रेन है, लाल मतलब खून ओके है, लाल यहाँ पे खून देखेंगे हम ओके है। यहाँ पर एक लड़के का ब्रेन लिया जिसने ब्रह्मचर्य पहले फॉलो नहीं करता था, लेकिन बाद में वो ब्रह्मचर्य का पालन करने लगा, और 1 महीना हुआ तो थोड़ा थोड़ा लाल आया। और फिर जब उसको 14 महीने हो गए ब्रह्मचर्य पालन करते हुए, तो आप देखो उसका लाल माना ब्रेन में खून का बहाव बढ़ गया, उसका ब्रेन ज्यादा अच्छे से काम करने लगा। तो ये सीधा सीधा प्रूव करता है कि जब ब्रह्मचर्य हम पालन करते हैं तो हमारे ब्रेन की रिकवरी होती है, और जब हम ब्रह्मचर्य तोड़ते हैं तो हमारा ब्रेन लॉस होता है। अगर हम जानेंगे तो स्वयं भी इस विकार से कोसों दूर रहेंगे और औरों को भी प्रेरित कर सकते हैं। और रिसर्च देखिए, उन्होंने देखा कि जो ब्रेन है, जो हमारा मस्तिष्क है, और जो पुरुष का अंग होता है, वो लगभग एक जैसे दोनों में कार्य चलते हैं। ये प्रकृति का एक साधन है। तो जब अगर हम वीर्य नाश करता है कोई, तो उसका ब्रेन भी नाश होता है। इसीलिए ब्रह्मचर्य नाश जो करेगा उसका ब्रेन भी उसमें कम होता है। और ये आज की बात नहीं है, साइंस ने इसकी डिस्कवरी 1957 में ही कर ली थी। आप ये किताब देखो, और ये बाहर के व्यक्ति ने लिखी है, रेमंड बर्नार्ड। ये साइंटिस्ट थे, न्यूरो साइंटिस्ट। 1957 में ही उन्होंने लिखा, साइंस डिस्कवर्स द फिजियोलॉजिकल वैल्यू ऑफ कॉन्टिनेंस। अर्थात साइंस ने डिस्कवर किया क्या, कि जो ब्रह्मचर्य पालन है उसकी क्या महानता है। और उसके कई कारण हैं। ये भौतिक विज्ञान है सीधा सीधा, कि जो वीर्य है या रज जो है वो हमारे ब्रेन के लिए बहुत पोषण देता है। यहाँ तक तो ब्रह्मचर्य तक बाहर जो नया व्यक्ति है उसको समझाने के लिए अच्छा है। जो अभी भी काम विकार से ग्रसित है उसके लिए इतना काफी है, जो बाबा कहते हैं कि तुम्हें डर लगना चाहिए, इतना समझ के कि हमारे ब्रेन को कैसे वो खाता है, जैसे दीमक एक लकड़ी को खाती है, ऐसे ही ये विकार हमारे ब्रेन को धीरे धीरे खाता है। ये तो हमने समझा। नेक्स्ट हम समझेंगे फिजिकली मेजर्स। फिजिकल मेजर्स मतलब ब्रह्मचर्य हमने कर लिया, हमने कभी काम विकार में हम गिरे नहीं,
लेकिन बाबा कहते तुम्हें सिर्फ ब्रह्मचर्य नहीं, तुम्हें ब्रह्माचारी बनना है, ब्रह्माचर्य करना है। तो वो आ जाता है फिर अब जो बाबा करता है माइंड की हीलिंग। हम हमेशा बात करते हैं कॉन्शियस माइंड और सब कॉन्शियस माइंड, चेतन मन और अवचेतन मन, वो कहाँ होते हैं ब्रेन में, वो हम देखेंगे। आप देखो ये जो हिस्सा है, ये तो हमने देखा प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स, जो लॉजिकल ब्रेन, जो समझ का ब्रेन है, इंटेलिजेंट ब्रेन है। और एक छोटा ब्रेन यहाँ होता है जिसको हम अमिगडाला कहते हैं, जो इमोशनल ब्रेन होता है, या जिसको हम अवचेतन मन भी कह सकते हैं, अवचेतन मन भी कह सकते हैं। ये क्यों जरूरी है, इसकी रिकवरी भी होना। ब्रह्मचर्य बहुत लोग पालन करते हैं। आप देखो दुनिया में बाबा बताते हैं और हम भी देखते हैं कि बहुत सारे हैं जो कुमार रहते हैं, लेकिन ब्रह्मचर्य मन में भी होना चाहिए। मन की अगर पवित्रता शुद्धता नहीं है तो उसको हम ब्रह्मचारी नहीं कहेंगे। और ये है मन, जो इमोशंस हैं, जो हमारे भाव हैं, ये है भाव का, ये है समझ बुद्धि, और यहाँ से हमारे इमोशंस या भाव आते हैं। थोड़ा सा और विस्तार में इसको समझेंगे क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हमारे ब्रेन में दो सेंटर होते हैं माइंड के। जो मन हम कहते हैं वो संकल्प पैदा करता है ना, तो संकल्प दो तरह के मन होते हैं। चेतन मन जिसको हम लॉजिकल माइंड कहते हैं, अवचेतन मन जिसको हम इमोशनल माइंड कहते हैं, जो सबकॉन्शियस माइंड है। दोनों का क्या काम है, जब हम सोच समझ के कोई संकल्प पैदा कर रहे हैं तो वो कहां से पैदा हो रहा है, सोच समझ के लॉजिकल माइंड से, चेतन मन से। लेकिन जो हमारे इमोशनल माइंड है, जो हमें प्यार के, गुस्से के, नफरत के या रहम के, ये सारी जो फीलिंग्स आती हैं वो अवचेतन मन से आती हैं। अब दोनों में से स्ट्रॉन्ग कौन है, हम जानते हैं अवचेतन मन कई बारी लॉजिक को भी ढक लेता है, और वही यहाँ पर ये दिखाया। आप देखो इंटरैक्शन आपस में दोनों का क्या संबंध है, लॉजिकल माइंड माना कॉन्शियस माइंड चेतन मन ये वाला, इमोशनल माइंड माना सब कॉन्शियस माइंड अवचेतन मन ये वाला। दोनों के अंदर बहुत गहरा रिश्ता है, और ये साइंस ने प्रूव किया। जो बाबा ने तो हमें बताया ही है, लेकिन साइंस से कैसे समझते, जब अवचेतन मन में नेगेटिव इमोशंस होते हैं, मानो काम के, क्रोध के, अहंकार, लोभ, मोह, ईर्ष्या, द्वेष, छल, हट, तो ये क्या करता है, ये सप्रेस कर देता है प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स, कॉन्शियस माइंड या लॉजिकल माइंड की एक्टिविटी को। मतलब ये इसको भी काम करने नहीं देता, जिसको बाबा कहते कि माया, माया क्या है, पांच विकार। पांच विकार जो इमोशंस हैं, पांच इमोशंस, नेगेटिव इमोशंस, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, छल, हट, ईर्ष्या, द्वेष, आलस्य, अलबेलापन, ये बुद्धि को भ्रष्ट कर देते हैं। ये विकार सबसे पहले बुद्धि पे ही अटैक करते हैं, बाबा बोलते हैं ना। तो ये साइंस है उसकी, ये बुद्धि है, इसको वो काम करने नहीं देते, उसको रिप्रेशन कर देते हैं। और उसकी अंडर एक्टिविटी मतलब लॉजिकल ब्रेन की एक्टिविटी कम हो जाती है, और इस प्रोसेस को मेडिकल लैंग्वेज में बोलते हैं रूमिनेशन, रूमिनेशन। इसलिए ये क्यों जानना जरूरी है, अगर हमारे इमोशंस नेगेटिव हैं तो हमें कोई कितना भी ज्ञान दे, अभी तक कितने ही साधु संतों ने हमें ज्ञान दिया, लेकिन वो अंदर नहीं जाता, वो बदलाव नहीं लाता, क्योंकि लॉजिक, समझने सोचने समझने की शक्ति को दबा दिया नेगेटिव इमोशंस ने। बाबा ने क्या किया, सबसे पहले प्यार दिया। नेगेटिव इमोशंस को खत्म करता है बाबा। सबसे पहले कहता है कि तुम मीठे बनो, प्यारे बनो, तो फिर उससे क्या होगा, लॉजिकल ब्रेन, बुद्धि काम कर सकेगी और हम सही निर्णय ले सकेंगे। ये है बाबा का पूरा लॉजिक, जिसको मेडिकल साइंस जानती तो है लेकिन सही से यूज नहीं कर पाई है। हम इसलिए कर पाए क्योंकि हमने दोनों ज्ञान को समझा। साइंस नहीं कहती कि इसकी वजह से ये बुद्धि भ्रष्ट हो रही है, उसने बता दिया कि हाँ ऐसा होता है, लेकिन उसको यूज नहीं कर पाई वो। अब मुख्य टॉपिक जो आज का हमारा है, संस्कार परिवर्तन। ये नॉलेज तो हमने जान ली, इसको हम यूज कैसे करें, इस विज्ञान को हम यूज कैसे करें अपने संस्कारों में परिवर्तन लाने के लिए। चाहे वो कोई भी हो, हम सभी जानते हैं अभी संपूर्ण हम में से कोई भी नहीं होगा, कुछ अंश में किसी का ज्यादा होगा, किसी का कम होगा। और हमने देखा कि ये इमोशनल माइंड, ये अवचेतन मन में जो इमोशंस उठते हैं,
नेगेटिव इमोशंस, ये सबसे ज्यादा परेशान करते हैं। और ये परेशान करते हैं तो हमारा दिमाग भी ठीक से, फिर लॉजिकल माइंड भी काम नहीं करेगा ठीक से। इसको कैसे करें, इसके पीछे पूरी बाबा की ही साइंस है, जो हम मेडिकल साइंस के हिसाब से समझेंगे। ये साइंटिस्ट, इनका नाम है डोनाल्ड हेब, इन्होंने एक सिद्धांत दिया, ब्रेन एज अ सर्किट एंड न्यूरोप्लास्टिसिटी, 1949 में, 1949 में। आप देखो 70 साल से ज्यादा हो गए, लेकिन इसको बाबा ने यूज किया, क्योंकि बाबा को तो पता है साइंटिस्ट अभी यूज नहीं कर पाए, लगे हुए हैं शोध में। ये लॉ क्या कहता है, आप ध्यान से सुनना। ब्रेन एक सर्किट की तरह है, ब्रेन के अंदर बहुत सारी वायर्स हैं, जैसे वायर्स होती है ना, वो सारी वायर्स, जिसको हम न्यूरॉन्स कहते हैं, आपस में थोड़ा थोड़ा जुड़ी हुई होती हैं, जैसे वायर्स हैं। अब मान लो बाहर से एक सिचुएशन आई कि भाई हमें किसी ने कुछ गलत बोला, ऊपर नीचे हुआ संबंधों में। अगर हमारे मन में हमारी वायरिंग ऐसी है कि हमें गुस्सा आएगा, तो ये गुस्से वाला न्यूरॉन है, तो एक तरंग पैदा होगी, विद्युत तरंग ब्रेन के न्यूरॉन में, और वो इस सर्किट से आगे जाएगी। ये वाला जो सर्किट है, ये वाला जो न्यूरॉन है, ये जो वायर है, ये है प्यार का। अगर हमने प्यार, फिर भी गुस्सा किसी ने किया, हमने प्यार जताया, हमने गुस्सा नहीं किया, तो फायरिंग ऐसे जा रही है। लेकिन क्या होता है, जितनी बारी हम फायरिंग करते हैं, मतलब जब जब हम एक संकल्प, नेगेटिव संकल्प या पॉजिटिव कोई भी संकल्प पैदा करेंगे, वो संकल्प फायरिंग पैदा करता है, मतलब एक विद्युत तरंग पैदा करता है ब्रेन में। और वो विद्युत तरंग जितनी बारी पैदा होगी, वो वायरिंग पक्की होती जाएगी। जैसे आप इसमें देखो, इस तरफ ये जुड़ गए आपस में, आप देखो यहाँ पर इतने जुड़े हुए नहीं हैं, यहाँ पे बिल्कुल जुड़ गए। और ये वायरिंग जितना कम यूज करेंगे, वो कटती जाएगी। और यहाँ से देखो आप, यहाँ थोड़ा जुड़ा हुआ था ये, और यहाँ से बिल्कुल कट हो गया। और इसी को कहते हैं संस्कार बन जाना, या फिर एक आदत बन जाना। अब शुरू में एक बारी गुस्सा किया, दो बारी किया, तीन बारी किया, वो तरंग पैदा होती रही, विद्युत तरंग, और वो इतनी पक्की हो गई, अब सोचना भी नहीं पड़ता। बाहर से किसी ने कुछ उल्टा बोला और हमें तुरंत गुस्सा आ गया, क्योंकि इतनी पक्की वायरिंग हो चुकी है। अब इस वायरिंग को जाने में टाइम नहीं लगेगा, और प्यार के संकल्प बनने मुश्किल हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ की वायरिंग कट है। इस प्रिंसिपल को उन्होंने बोला, न्यूरॉन्स जो कोशिकाएं हैं, दैट फायर टुगेदर वायर टुगेदर, जो बार बार ही फायरिंग करती रहती है, वो आपस में पक्की वायरिंग बना लेती है, और यही संस्कार बनने का कारण है। तो जैसे आप यहाँ पर देखो, ये दो पाथवे हैं, दो रास्ते हैं। बाहर से कुछ भी परिस्थिति, एक ही परिस्थिति है, लेकिन एक रास्ता है हम ये नेगेटिव रास्ते से जाएं, एक रास्ता है हम पॉजिटिव रास्ता ले, प्यार का रास्ता लें। लेकिन बार बार नेगेटिव रास्ते में 63 जन्मों के संस्कार की वजह से पक्का हो चुका है, और अब ना चाहते हुए भी ये ही रास्ता आ जाता है, क्योंकि वो एक पक्की वायरिंग हो चुकी है। और जो बाबा ने आज कहा ना कि बहुत युद्ध होती है, आज की मुरली में जो कहा, बहुत युद्ध करनी पड़ेगी, होगा, होगा युद्ध। इसके पीछे भी पूरी साइंस है। जो डीएनए है, डीएनए ब्लूप्रिंट होता है, और डीएनए पूर्व निर्धारित होता है। मतलब जब एक बच्चा, उसके अंदर चैतन्यता आती है, तो डीएनए उसका बनता है। वो जैसे एक मकान खड़ा हो रहा है, पहले एक नक्शा बनता है ना, तो ये जो आपको ब्रेन ऊपर से दिख रहा है स्थूल रूप में, ये तो पूरी बिल्डिंग है, लेकिन इसका नक्शा पहले से ही तैयार हो चुका है। जो पिछले कर्म है, उसके अनुसार वो नक्शा ऑलरेडी बन चुका है, और उसके बाद तो सिर्फ जो शरीर बनता है, जो वायरिंग होती है, वो तो सिर्फ नक्शे के हिसाब से बिल्डिंग खड़ी हो रही है। तो मानो किसी के पूर्व जन्म के संस्कार या कर्म अच्छे नहीं थे, बहुत गुस्से वाले थे, तो उसके डीएनए में वैसा ही डीएनए बनेगा, गुस्से वाला। और जब उसका ब्रेन बनेगा, तो उसकी ऑलरेडी ये वायरिंग ऐसी होगी, बनिस्पत जो एक कम गुस्सा करता है, जिसका कम गुस्से का संस्कार है, उसके ब्रेन में ऐसी वायरिंग नहीं होगी। अब अगर इस जन्म में भी वो गुस्सा करता रहा, तो ये वायरिंग और पक्की होती जाएगी। इसीलिए वो 63 जन्म एड ऑन होता जाता है, अगर हमने उसको नहीं बदला। ये हमें सीधा पता है कि अगर हम आम का बीज डालेंगे, तो उससे मीठे आम मिलेंगे, अगर हम नीम का बीज डालेंगे तो नीम मिलेगा।
तो वायरिंग के हिसाब से हमारे कर्म होंगे, मतलब जैसे इमोशंस, मानो हमने गुस्सा किया तो हमारे कर्म भी खराब हो गए, तो उसकी प्रारब्ध खराब बनेगी। तो हमें बाबा ने यही सिखाया कि आपको अपने संस्कारों को बदलना है। ये संस्कार हैं, समझो, ये गुस्से का संस्कार है, ये प्यार वाला संस्कार है, और ये ब्रेन में सर्किट की तरह काम करता है। अब इसमें खास बात ये है, अच्छी बात ये है, इन्हीं साइंटिस्ट ने बताया कि ये साइनेप्टिक प्लास्टिसिटी होती है। मतलब ऐसा कर सकते हो आप कि इनको तोड़ दो और इसको जोड़ लो। ये बहुत इंपॉर्टेंट है और यही बाबा करता है। बाबा जो कहता है कि पुराने संस्कारों को मर्ज कर दो, नए को इमर्ज कर लो। ये रहेंगे, न्यूरॉन्स यही रहेंगे, न्यूरॉन्स नहीं चेंज होंगे, लेकिन वो सर्किट चेंज हो जाएगा। ये गुस्से वाला सर्किट प्यार के सर्किट में बदल जाएगा, ये मर्ज हो जाएगा, ये टूट जाएगा, और ये इमर्ज हो जाएगा। ये एक बार बार करने से नया इमर्ज हो जाएगा, जिसको साइनेप्टिक प्लास्टिसिटी नाम दिया। ओके, आगे देखते हैं। इस डायग्राम में हम समझेंगे डोपामीन जो एक क्रेविंग हार्मोन है, हमारी वायरिंग ऐसी हो गई है तो हम हर चीज के पीछे आसक्ति जिसको कहते हैं, आसक्ति इसी से आती है। चाहे वो खाने की हो, चाहे वो काम विकार की हो, चाहे किसी भी चीज की हो, अच्छा पहनने की हो, इसी से आती है। तो ये वायरिंग ऐसी हो गई। सीरोटोनिन जो होता है ये सटाइटी, संतुष्टता का हार्मोन, एस से एस, आप नाम भी देखो, भगवान ने नाम भी ऐसे रखवाए हैं, इंग्लिश नेम है सीरोटोनिन, और ये है संतुष्टता हार्मोन। और संतुष्टता हार्मोन का सर्किट ऐसा होगा, तो जो संतुष्ट आत्मा होगी उसका सर्किट ऐसा होगा, और जो आसक्त आत्मा होगी उसका सर्किट ऐसा होगा। न्यूरॉन्स वही है। अब हमें सर्किट को बदलना है, सर्किट को बदलना है। और यही आप देखो, ये आर्टिकल में उन्होंने देखा, ये सर्किट जब बदलते हैं गलत तरीके से तो साइकेट्रिक, मानसिक रोग होते हैं। तो अगर हम ब्रेन को देखें, ये एक ब्रेन है, इसमें ऐसी ही वायरिंग होती है। मतलब ये तो कार्टून दिखाया, लेकिन इसी तरह के वायरिंग न्यूरॉन्स के रूप में होती है। और वो वायरिंग को हमें ठीक करना है, किसके द्वारा? योग अभ्यास के द्वारा। दो चीजें हैं, पहला हमें ये जानना है कि कौन सी वायरिंग सही है, कौन सी गलत है। वो बाबा के ज्ञान से हमें मिलती है जब हम रोज मुरली सुनते हैं। लेकिन बाबा कहते हैं धारणा के लिए दोनों चीज चाहिए, ज्ञान भी और योग भी। योग कैसे हमारे ये वायरिंग को चेंज करता है, जिसको हमने बोला ब्रेन की रीवायरिंग करना, जो टॉपिक आज है ब्रेन रीवायरिंग, वो कैसे करता है मेडिटेशन, ये हम स्वयं के समझने के लिए भी और अपने जो नए भाई बहन जुड़ते हैं उनको समझाने के लिए भी यूज करेंगे, समझेंगे। इसके ऊपर बहुत सारी रिसर्च है, आप देखो, मेडिटेशन, एडिक्शंस रिमूवल, एडिक्शन, बहुत सारी, मतलब हजारों रिसर्च है इसके ऊपर। कैसे काम करता है? क्रिएटिव इमेजिनेशन, विजुअलाइजेशन। कई भाई बहनों का प्रश्न आता है कि ये जो हम विजुअलाइजेशन कराते हो आप, कि परम धाम में जाओ, ज्योति बिंदु स्वरूप बन के जाओ, आत्मा समझ के जाओ, वहां पर विजुअलाइज करो शिव बाबा की लाइट चमक रही है, वहां से किरणें आ रही हैं, ये आपके मन का वहम है। कई लोग कहते हैं, दीदी को भी पता है, और हमारा भी अनुभव है सभी भाइयों का ऐसा। और कईयों के हमारे मन में भी होता है कि ये सिर्फ मेरे मन की बात तो नहीं है। नहीं, इसके पीछे बहुत बड़ी साइंस है। आप देखो, इमेजिनेशन, जो एक ख्याल करने की जो संकल्प, नई नई इमेजिनेशन, जो विजुअलाइजेशन है, ये सिर्फ मनुष्य प्रजाति को ही मिली है। कभी सुना है आपने कि किसी कुत्ते को ख्याल आया, या किसी बिल्ली ने ऐसा ख्याल किया, कोई ख्वाब देखा? नहीं। ये जो संकल्प नई क्रिएटिव करने की, रचनात्मक संकल्पों को क्रिएट करने की, विजुअलाइजेशन करने की क्षमता केवल मनुष्य को, इसीलिए मनुष्य प्रजाति हाईएस्ट मानी गई है। और इसका पूरा तथ्य है, इमेजिनरी न्यूरॉन सिस्टम होते हैं। ऐसे इमेजिनेशन वाले हमारे ब्रेन में कोशिकाएं होती हैं जो रीडिप्लॉयमेंट, मतलब दोबारा से ब्रेन की सर्किटरी को रीवायर करने में, उसी के लिए बने हुए हैं। आप देखो कितना अद्भुत खेल है बाबा का। इंसान को ही वो न्यूरॉन्स दिए जिससे रीवायरिंग हो सकती है विजुअलाइजेशन से। कैसे होती है? ये बहुत बहुत इंटरेस्टिंग एक्सपेरिमेंट है, बहुत रोचक है। इसमें एक बंदर दिखाया जो केला खा रहा है। तो साइंटिस्ट ने क्या किया, एक बंदर को केला दिया और उसको खिलाया गया। बंदर को केला बहुत पसंद होता है, और देखा कि उसके ब्रेन का कौन सा हिस्सा एक्टिवेट हुआ।
ओके। अब उन्होंने क्या किया, एक बंदर को केला खिलाया लेकिन दूसरे बंदर को सिर्फ देखने के लिए दिया, और फिर जो बंदर सिर्फ देख रहा था उसके ब्रेन में देखा कि कौन से हिस्से एक्टिवेट होते हैं। तो उन्होंने पाया कि जब केला खा रहा था और सिर्फ जब देख रहा था, दोनों ही सिचुएशंस में, दोनों ही परिस्थितियों में सेम ब्रेन के एरियाज एक्टिवेट होते हैं, सेम। इसको कहते हैं मिरर न्यूरॉन प्रिंसिपल। कहने का मतलब ये है, अगर हम कुछ कर रहे हैं, रियल में कर रहे हैं, या केवल उसका संकल्प भी कर रहे हैं, तो वो कैसा करने जैसा है ब्रेन के लिए, वो वैसा ही है जैसा हम रियल में कर रहे हैं। उसके लिए दोनों एक बराबर हैं, ब्रेन में सेम एक्टिवेट होंगे। और इसी को हम यूज करके जब विजुलाइज करते हैं, हम जाते हैं, एक्चुअली में जब कहते हैं ना आत्मा कैसे गई, आप देखो ब्रेन में वो एक्टिविटी होती है जब हम विजुलाइज भी करते हैं। एक्चुअली में आत्मा यहाँ होते हुए भी वहां पर वो चेंजेस आते हैं, वो केवल मिथ्या नहीं है, हमारे मन का सिर्फ एक भ्रम नहीं है, उससे ब्रेन में रियल चेंजेस होते हैं। और यही है बाबा जो कहते हैं बैठे बैठे तुम अपना परिवर्तन ला सकते हो। कैसे, आगे देखते हैं। तो ब्रेन सर्किटरी कैन बी चेंज्ड बाय रिपीटेड पॉजिटिव थॉट विजुअलाइजेशन। फॉर एग्जाम्पल आप देखो, ये एक लड़का है, युवा है, जो कामुक वृत्ति वाला है, उसका ब्रेन का ये वाला सर्किट है, ये एक्टिव है। अब इसने क्या किया, इस व्यक्ति ने बार बार ये अपने योग अभ्यास से, योग पावर से, विजुअलाइजेशन से पवित्रता का संकल्प लिया, बार बार किया, बार बार किया। और हमने देखा कि सिर्फ संकल्प से भी हमारे ब्रेन में एक्टिवेट होते हैं, नया सर्किट एक्टिवेट होना शुरू हो गया, और धीरे धीरे इतना स्ट्रांग हो गया कि वो पवित्र बन गया। ये है थॉट विजुअलाइजेशन की पावर। तो किसी को कोई भी संस्कार अगर छोड़ना है, गलत संस्कार, तो उसका बहुत आसान तरीका है। ब्रेन रियल में और जो हम संकल्प कर रहे हैं उसमें डिफरेंस नहीं करता। हम जितना संकल्प नया वाला करेंगे, वो नया सर्किट बनता जाएगा, और जितना वो पुराना छोड़ते जाएंगे, वो अपने आप ही लूज होता जाएगा। और आज स्व परिवर्तन के लिए पुराने संकल्पों को बिल्कुल फुल स्टॉप, सोचना भी नहीं है, सोचना भी नहीं है। कई बार हम क्या करते हैं, हम पुराने संस्कार जो होते हैं उनके रिग्रेट में चले जाते हैं, अरे मेरे अंदर ये कमी है, ये कमी है, या उसके बारे में सोचते रहते हैं। चाहे हम ये भी सोचें कि मुझे ये नहीं करना है, लेकिन जो अगर कोई भी पुराना विकार है उसके बारे में सोच तो रहे हैं ना, तो यही वाला एक्टिवेट होता रहेगा। ऐसा नहीं करना, बाबा कहते हैं पुराने को बिल्कुल छोड़ दो, फुल स्टॉप, नहीं सोचना, नए संस्कार को बस सोचते जाना है, नए संस्कार को ही सोचते जाना है। और ये सिर्फ हम ही नहीं, नेपोलियन हिल जिन्होंने किताब लिखी, आप सबको पता होगा, वो किताब का बेस्ट सेलर वो किताब है थिंक एंड ग्रो रिच नाम की, वो बेस्ट सेलर बुक है। उन्होंने क्या किया, वो बहुत, उनकी हमने किताब पढ़ी है, बहुत अच्छी किताब है। उन्होंने क्या किया, एक काउंसिल बनाई, इमेजिनरी काउंसिल। वो संकल्प करते थे कि मैं इन 9 लोगों के साथ बैठा हूँ, ये सारे 9 लोग बहुत श्रेष्ठ लोग थे, और वो सोचते थे कि मैं इनसे बातें कर रहा हूँ, और उनसे आपस में बातचीत क्या कर रहा हूँ कि आपके अंदर ये गुण है, कैसे आया, आपने ये बिजनेस किया तो आपके अंदर क्या ये गुण था। और ये गुण बातें करते करते उन्होंने पाया, कुछ ही समय में उनके अंदर वो सारे गुण और शक्तियां आ गए जो इन व्यक्तियों में थे, 9 व्यक्तियों में। और सच बात है, नेपोलियन हिल का खुद का अनुभव है। तो आप देखो, ये तो ये मानव थे, और हम तो बाबा के साथ, बाबा के साथ जब जुड़ते हैं, बाबा से रूह रियान करते हैं, तो बाबा की शक्तियां कैसे नहीं आएंगी, ऐसे आती है। स्वमान, स्वमान हम कहते हैं स्वमान लो, स्वमान से ठीक होते हैं, और सब जानते भी हैं, लेकिन नयों को कैसे हम कन्विंस करें, कहने से कैसे होगा। लेकिन नहीं, रिसर्च ने शो किया है कि स्वमान जो है एक्चुअली में ब्रेन को रीवायर करते हैं, क्योंकि ब्रेन को रियल या जो संकल्प ले रहे हो उसका फर्क नहीं पता चलता। और ये उन्होंने प्रूव किया कि एफर्मेशन में वो ताकत है कि जो हम सोच रहे हैं वो सिद्ध होगा। और हमने देखा वो बंदर वाले एग्जाम्पल से कि वो सोचना भी हमारे ब्रेन में बदलाव लाता है। तो हमें बैठे बैठे जो बाबा कहते हैं योग की पावर को बढ़ाना है। और ये पूरी साइंस है, कैसे ब्रेन में पॉजिटिव एफर्मेशन से एक्टिवेट होते हैं। उससे देखा गया कि स्ट्रेस जब सो मान लिया तो कम हुआ, एक्सरसाइज बढ़ी, अच्छा खान पान हुआ, और एकेडमिक मतलब
स्टडीज में भी अच्छे हुए। तो ये पूरी साइंस है, पावर ऑफ साइलेंस। और हमें बहुत खुशी है कि बाबा का ज्ञान पूरा विज्ञान है, पूरा मेडिकल साइंस है, ब्रेन की साइंस है। साइलेंस से क्या होता है, ये हर्बर्ट बेंसन है, इन्होंने एक किताब भी लिखी था, रिलैक्सेशन रिस्पॉन्स। रिलैक्सेशन मतलब बिल्कुल आप शांति में, इन्होंने कहा कि बिल्कुल आप शांत बैठे हो, कोई विचार नहीं, कुछ नहीं। उन्होंने तो भौतिक रीति से बोला, लेकिन हमें मालूम है असली शांति का क्या मतलब है, उससे कैसे शक्ति जमा होती है, ये हम जानेंगे। आप देखो, जब हम सोते हैं और सुबह उठते हैं, रात को कितनी भी थकान हो, कुछ भी हो, माइंड भी फ्रेश, बॉडी भी फ्रेश। सोने में ऐसा हमने क्या किया, क्या किया आप बताओ, फ्रेश कैसे हो गए? कुछ तो किया नहीं, सोए तो सिर्फ, लेटे ही तो सही। और जो लोग जिनका माइंड सोता नहीं है, जो बहुत सोच विचार करते हैं, तो उनकी फिर नींद फ्रेश नहीं होती है। इसका मतलब जब हमारा माइंड और ब्रेन और बॉडी साइलेंट हो जाते हैं, बिल्कुल साइलेंस में चले जाते हैं, तो आत्मा जो है उसकी शक्ति ऑटोमेटिक बढ़ती है, वो रिचार्ज करती है। जैसे एक ऑटो रिचार्जेबल बैटरी होती है, वो अपने आप को रिचार्ज कर सकती है ऑटो। आत्मा को रिचार्ज करने का तरीका है साइलेंस। मेडिकल साइंस ने कैसे बताया कि जब रिलैक्स होते हैं तो हमारे अंदर अच्छे वाले हॉर्मोन्स, जो सीरोटोनिन है वो बढ़ता है, और जो खराब हॉर्मोन्स है कॉर्टिसोन, एपिनेफ्रिन और एपिनेफ्रिन, ये कम होते हैं। रिलैक्सेशन टाइम पे देखिए कम हो रहे हैं, ब्रीदिंग, हार्ट रेट कम होती है, एंग्शियसनेस, एग्रेशन, ये सब कम होता है। लेकिन आत्मा के हिसाब से देखें तो उस समय आत्मा की बैटरी चार्ज होती है। जो बाबा भी कहते हैं कि निद्रा में आप अशरीरी हो जाते हो, और निद्रा के बाद कैसे रिचार्ज हो जाते हैं, योग निद्रा अगर हो, मतलब कोई व्यर्थ संकल्प नहीं चल रहा है, मन भी एकदम साइलेंट में है, तो उसकी आत्मा अपने आप बैटरी चार्ज करती है। इसीलिए बाबा कहते हैं एक एक मिनट साइलेंस की पावर। जब भी हम बीच में एक मिनट साइलेंस रखते हैं तो हम क्या कर रहे हैं, आत्मा को टाइम दे रहे हैं अपनी बैटरी चार्ज करने के लिए। आप देखो, मोबाइल भी अगर आप जब चार्ज करते हो तो कहते हैं इसको यूज नहीं करो। उसका कारण यही है कि जब अगर हम बैटरी को यूज करते रहेंगे तो बैटरी भी यूज होती रहेगी और चार्जिंग कम होती है। लेकिन जब हम बाहर से कट के अशरीरी होके परम धाम जाते हैं साइलेंस में, तो आत्मा खुद ब खुद रिचार्ज होती है, और ये मेडिकल उसका प्रूफ है। म्यूजिकल हीलिंग, जो योग में हम संगीत सुनते हैं, उसका बहुत बड़ा महत्व है। हमने देखा है जो सबकॉन्शियस माइंड है, इमोशनल माइंड है, वो नेगेटिव है, और जो म्यूजिक होता है ना, उसके अंदर जो वाइब्रेशन होता है वो हमारे सबकॉन्शियस माइंड को एक्टिवेट करता है पॉजिटिवली, अगर पॉजिटिव म्यूजिक है। और अगर नेगेटिव म्यूजिक है तो नेगेटिवली उसको असर डालता है। और इसीलिए म्यूजिक्स को आप देखो, ओम की ध्वनि है या कई तरह के स्पिरिचुअल म्यूजिक, इमोशनल सेंटर, वो जो इमोशनल सबकॉन्शियस माइंड है, अमिगडाला है, उसकी रिकवरी में मदद करता है। तो ये सारा योग कैसे हमारे सबकॉन्शियस माइंड को ठीक कर रहा है, क्योंकि सबकॉन्शियस माइंड जो अमिगडाला वाला पार्ट था, जब तक वो ठीक नहीं होगा, वो नेगेटिव करता रहेगा हमारे लॉजिकल ब्राइन को भी, कॉन्शियस माइंड को भी। तो फाइनली प्लेसिबो, जो बाबा ने प्यार दिया, प्लेसिबो का मतलब है कि हर चीज को हम सकारात्मक दृष्टि से देख रहे हैं। और ये भी देखा साइंटिस्ट ने कि जब हम सकारात्मक देखते हैं तो वो भी हमारी प्लास्टिसिटी, जो हमने देखा कि संस्कार परिवर्तन में बहुत मदद करता है। तो बाबा ने क्या कहा, बाबा ने स्नेह दिया, प्यार दिया, पॉजिटिविटी दी, कहा मीठे बच्चे, प्यारे बच्चे, उसी से हमारा बदलाव आया। क्योंकि उसकी साइंस ये है, वो पॉजिटिव इमोशंस हमारे लॉजिकल सेंटर को भी पॉजिटिव करते हैं। तो ये प्लेसिबो इफेक्ट, ये सारा मेडिकल स्टडीज हैं। आनंदामाइड, मेडिटेशन जो हम योग करते हैं उससे केमिकल रिलीज होता है आनंदामाइड। ये केमिकल की डिस्कवरी हुई यूएसए में, लेकिन नाम उन्होंने रखा आनंद के ऊपर, क्योंकि उसको इससे बेहतर शब्द नहीं मिला। आनंद मतलब इसका कोई ऑपोजिट वर्ड नहीं होता, इसका ऑपोजिट उल्टा शब्द, जैसे सुख का दुख, लाभ हानि, आनंद का कोई उल्टा शब्द नहीं होता, निनानंद कुछ नहीं होता। तो उन्होंने इसका नाम आनंदामाइड इसलिए रखा। आप देखो, ये केमिकल जब शरीर में कब निकलता है, आप देखो ये भांग का पौधा है, और यहाँ पर ये व्यक्ति दिखाया, कहते हैं कि जब भांग कोई लेता है तो वो 7वें आसमान में उड़ता है।
वही इफेक्ट जब एक योगी योग करता है, उसके ब्रेन में भी आनंदामाइड रिलीज होता है। तो क्यों ना हम अच्छे तरीके से आनंदामाइड रिलीज करें, तो हमें भांग जैसी चीज की जरूरत ही नहीं है। और इसका कैसे होता है, क्यों सेम इफेक्ट है? इसमें उन्होंने देखा है जो कैनाबिस, जो चरस है, उसका जो स्ट्रक्चर है और जो आनंदामाइड है, जब मेडिटेशन करते हैं वो जो केमिकल निकलता है, दोनों ब्रेन में सेम जगह में अटैच होते हैं और खुशी, अतीन्द्रिय सुख का अनुभव करवाते हैं। तो ये प्रूव करता है कि मेडिटेशन कैसे हमें अतीन्द्रिय सुख देता है। और इसके ऊपर आप देखो 4000 से ज्यादा स्टडीज हैं। तो ऐसा नहीं है साइंस नहीं मानता है, बस साइंस को उसका रूप अलग है समझने का। और आपको मालूम है आनंदामाइड के ऊपर यूएसए में वो क्या कर रहे हैं, आर्टिफिशियल आनंदामाइड बनाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि उनको पता है कि नेचुरल तो वो मेडिटेशन उतना नहीं जानते। तो वो आर्टिफिशियल आनंदामाइड बना के हैप्पीनेस, खुशी, मेमोरी, भूख, नींद, दर्द, कैंसर खत्म करना, स्ट्रोक और जो आदतें, पुरानी आदतें उनको खत्म करने में वो मरीजों में प्रयोग करने का शोध कर रहे हैं। इससे हमने देखा कि जो पूरा हमारा योग है वो पूरा एक ब्रेन रिवायर टेक्निक है, और वो पूरा साइंटिफिक है हमारे पुराने संस्कारों को खत्म करने के लिए। अब ये तो हमने समझ लिया, हम योग करते भी हैं, लेकिन फिर भी सवाल कई भाई बहनों का आता है कि हमारे संस्कार चेंज नहीं हो रहे हैं। क्यों नहीं हो रहे हैं? वो बाबा बताते हैं, साइंस के माध्यम से हम बस रिपीट करेंगे। सबसे पहला, नेगेटिव इमोशंस, जो हमने रूमिनेशन देखा। क्योंकि अभी भी हमारे अंदर अगर ऐसे नेगेटिव इमोशंस हैं, जैसे दुख के, गिल्ट मतलब आत्मग्लानि के, लो कॉन्फिडेंस, कॉन्फिडेंस नहीं है, आत्मविश्वास नहीं है, अपने ऊपर संशय, बाबा कहते हैं संशय हुआ तो गए, पैनिक, घबराहट है, तो ये सारे नेगेटिव इमोशंस हैं। ये प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स को भी काम करने नहीं देंगे, ज्ञान को भी बुद्धि में बैठने नहीं देंगे। इसीलिए कहा जो माइंड बिकम्स वीक, जो लॉजिकल माइंड है वो भी वीक हो जाता है व्हेन यू आर नेगेटिवली इमोशनल। तो इसलिए बाबा कहते हो मन को प्यार दो, बाबा से प्यार लो, मन को प्यार दो, अपने आप बुद्धि दिव्य बनेगी। साइलेंस, ये रिचार्ज करती है, जो हमने देखा। डिटर्मिनेशन, दृढ़ संकल्प, पॉजिटिव इमोशन है, लॉजिकल माइंड ब्रेन को बहुत बूस्ट करता है। कॉन्फिडेंस, दृढ़ता और आत्मविश्वास कि मैं करके ही रहूंगा, करना ही है। बार बार बाबा कहते हैं कि पुराने नेगेटिव इमोशंस या संकल्प लाने ही नहीं है। अगर नेगेटिव लाओगे तो ये बुद्धि को भी भ्रष्ट करेगा, क्योंकि ये नेगेटिव हो जाएगा ये वाला ब्रेन, सबकॉन्शियस माइंड। तो संकल्प भी नहीं लाना है, तुरंत फुल स्टॉप। आए ये कोई भी तो तुरंत फुल स्टॉप। तो वही दूसरा कारण जो बनता है वो है पुरानी सर्किटरी को हम एक्टिव रखते हैं। कैसे? हम पुराने संकल्पों के बारे में, अरे मेरे अंदर तो गुस्सा है, ये भी नहीं कहना है आपको, ना सोचना है। आपने सोचा मेरे अंदर तो बहुत गुस्सा है, मेरे अंदर तो काम विकार है, मेरे से तो कुछ होता नहीं है, मैं कुछ नहीं कर सकता, तो आप पुरानी सर्किटरी को ही एक्टिवेट कर रहे हो, नेगेटिव को एक्टिवेट कर रहे हो। हमें नए को करना है तो क्या करो, फुल स्टॉप, माया से इनोसेंट बन जाओ। जो पुरानी सर्किटरी है बिल्कुल इनोसेंट, फुल स्टॉप। मुझे पता ही नहीं है गुस्सा होता क्या है, मुझे पता ही नहीं है काम विकार होता क्या है, मुझे पता ही नहीं है जो भी पुराना संस्कार है वो होता क्या है। तो ये खुद ही मर जाएगा, ये विकार खुद ही भी अपनी मौत मर जाएगा, ये सर्किट अपने आप खत्म हो जाएगा। और फुल अटेंशन एंड प्रैक्टिस ऑफ न्यू सर्किटरी, जो नया सर्किट है उस पर अटेंशन देना पड़ेगा। ये दोनों में युद्ध, जो बाबा ने आज कहा ना, अर्जुन युद्ध तो करना पड़ेगा, योद्धा युद्ध तो आएगा। पुराने संस्कार खींचेंगे, ये खींचेगा अपनी तरफ सर्किट, नहीं, आपको फुल स्टॉप लगा के यही यहाँ पर यही ये आत्मा है जिसको अटेंशन रखना है कि मुझे नया सर्किट ही करना है और इसी को प्रैक्टिस करना है। तो कभी आत्मग्लानि में नहीं जाना कि अरे मेरे से तो ऐसे हो जाता है, मुझसे तो ऐसे हो जाता है, कभी कहना भी नहीं, सोचना भी नहीं, अपने आप खत्म हो जाएगा ये। और यही माया का खेल है, वो बुद्धि को ऐसे ही अटैक करती है, गिराती है। तो बाबा कहते हैं दृढ़ता, सारे पॉजिटिव संस्कार संकल्प ही करने हैं। तो ये है पुराना वाला ब्रेन, जो बुद्धि बंद हो गई ताले में। बाबा कहते हैं ना बुद्धि को ताला लग गया। आप देखो ये साइंस का डायग्राम है, बुद्धि को ताला ऐसे लग जाता है, सर्किट खराब हो जाता है डोपामीन की वजह से, आसक्ति की वजह से, जिसको कहते हैं मोह, आसक्ति मोह डोपामीन। बाबा कहते हैं नष्टो मोहा स्मृति लब्धा, मतलब
योग से तुम मुक्त हो जाओ और स्मृति मेरी याद से योग करके अपने ब्रेन की रीवायरिंग कर लो। बस मुझे ही याद करो, मन मना भव, बस मेरी ही याद हो, पुरानी कोई संस्कार, पुरानी दुनिया की कोई बात नहीं, कुछ नहीं। तो रीवायरिंग हो जाएगी और हम देवी देवता बन जाएंगे। तो देवी देवताओं के अंदर भी वही न्यूरॉन्स हैं, लेकिन उनकी वायरिंग सही है, हमारी वायरिंग में थोड़ी गड़बड़ी है। ओम शांति।